जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ठ विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आपको वीडियो अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखना है और अगर आपको पसंद आए तभी शेयर करना है और तभी लाइक करना है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने किस खिलाड़ी को हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? आपके ऑप्शन है ए ऑटगोनबयार तुवसिंजिया, बी जेफरी हॉर्न, सी जेफ हार्डिंग और डी जोहनी फमेचोन। तो दोस्तों याद रखें, एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने ऑटगोनबयार तुवसिंजिया को खिलाड़ी को हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। रोहित चमोली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया के कहाँ के हैं यह ऑटगोनबयार तुवसिंजिया, तो यह मंगोलिया के याद रखना है, को 3-2 से हराकर 2021 एएसबीसी एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारतीय मुक्केबाजों ने 8 गोल्ड मेडल के साथ कुल 19 पदक जीते हैं। तो यहाँ पर एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 आयोजित हुई है, इसमें भारत ने कुल कितने 19 पदक जीते हैं और उनमें से 8 गोल्ड हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर एशिया रिकॉर्ड बना लिया है? आपके ऑप्शन है ए शूटिंग, बी स्विमिंग, सी रनिंग और डी हाई जंप। तो दोस्तों आपको बता दें कि निषाद कुमार का संबंध हाई जंप से है। अब आपको बताएं दोस्तों कि निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर एशिया रिकॉर्ड बना लिया है। हाई जंप में निषाद कुमार ने 2.06 मीटर की कूद लगाकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों याद रखें कितने मीटर की कूद लगाई इन्होंने? 2.06 मीटर की, जिसके तहत इनका एशिया का रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना। अमेरिका के डलास बाइज को भी रजत पदक दिया गया क्योंकि उन्होंने और कुमार दोनों ने समान 2.06 मीटर की कूद लगाई। तो दोस्तों याद रखें, अमेरिका के डलास बाइज और भारत के कौन है? निषाद कुमार, दोनों ने 2.06 मीटर की पैरालंपिक में कूद लगाई है। और इनका, जबकि यह एशिया से है निषाद कुमार, तो इनका एशिया का रिकॉर्ड बन गया है सबसे हाई जंप का पैरालंपिक में। दोस्तों कूद लगाई निषाद ने इसी साल दुबई में हुई ख्वाजा विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में हाई जंप T47 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों याद रखें कहाँ हुई थी? तो दुबई में। कौन सी? ख्वाजा विश्व पैरा एथलेटिक ग्रां प्री, और कैटेगरी कौन सी थी? तो जंप T47 कैटेगरी के तहत गोल्ड मेडल जीता था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सदन को बताया कि कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ राज्य में दर्ज किए गए सभी मामले वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और खेती की बड़ी कंपनियों के कब्जे में जाने से रोकने के लिए केंद्र को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। नजर डालेंगे दोस्तों तमिलनाडु की तरफ, तो यह उसके पहले आपको बता दें कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन बहुत समय से चल रहा है, लगभग 1 साल के ऊपर हो गया है इसको, कि 9 अगस्त 2020 से प्रदर्शन चालू हुआ था और आज हम देखें तो 31 अगस्त 2021 है, मतलब लगभग 380-85 दिन होगा। अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, उम्मीद करते हैं जल्दी सॉल्यूशन निकाला आएगा। अब देखेंगे दोस्तों हम आगे तमिलनाडु को, तो तमिलनाडु को जैसे हम देख सकते हैं भारत के नक्शे में भी और जूम इन में भी, कि तमिलनाडु की अगर सीमाएं देखें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल 3 राज्यों से, और इसके अलावा पुदुचेरी से यह सीमा साझा करता है अपनी, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखते हैं दोस्तों अब तमिलनाडु की डिटेल्स को ज्यादा समय ना लेते हुए। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी।
राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित तथा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं। याद रखना दोस्तों, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, जिनको हाल ही में पंजाब राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। पड़ोसी राज्य कौन है? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। हमने अभी आपको नदियां भी बताई, नदियां बताते हैं। तो नदियां यहाँ पर कावेरी, बेल्लार, अमरावती, बैगई, पलार, चिथार आदि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ये तमिलनाडु में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, यह यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। बांध देखें अगर तो बैगई नदी पर बैगई बांध, मुक्कम्बू बांध है, अपर अनाइकट नदी पर बांध है जो मुकम्बू या अपर अनाइकट बांध है जो यह कावेरी नदी पर है। और कुरुप्पनदी बांध कुरुप्पनदी नदी पर है। और सोलायार बांध एक और बांध है। तो दोस्तों आपको बैगई बांध और कुरुप्पनदी बांध तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बांध का नाम है वो नदी का नाम है। लेकिन आपको याद करना है तो मुकम्बू या अपर अनाइकट बांध, क्योंकि यह कावेरी नदी पर है। और सोलायार बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है दोनों। लोकनृत्य तमिलनाडु के देखें अगर तो भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम और कावड़ी यहाँ के प्रमुख लोकनृत्य हैं, जिनमें से भरतनाट्यम कई बार पूछा गया है, पूछा जाता रहता है। पर्यटक स्थल देखें अगर यहाँ के तो सुरुली वाटरफॉल, ऊटी, येलागिरी, कांचीपुरम, श्रीरंगम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरै, मीनाक्षी अम्मान मंदिर, सुचिंदरम और थानुमलयन मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। दोस्तों स्टेडियम यहाँ का एक प्रमुख स्टेडियम है तो सलेम क्रिकेट फाउंडेशन, SCF मैदान, तमिलनाडु, याद रखना है। आगे देखेंगे तमिलनाडु से जुड़े हुए थोड़े से अन्य तथ्य दोस्तों। तो यह राज्य केला, हल्दी, साबूदाना का सबसे बड़ा उत्पादक करता है। दोस्तों भारत में अगर आपसे पूछा जाए केला, हल्दी, साबूदाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो तमिलनाडु। और अगर आपसे पूछा जाए कि आम, नारियल और मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो तमिलनाडु। अब बात करते हैं आम, नारियल और मूंगफली की पहले उत्पादन की। तो आम का पहला उत्पादन कौन है? महाराष्ट्र। नारियल का पहला उत्पादन कौन है? केरल। और मूंगफली का पहला उत्पादन कौन है तो गुजरात। याद रखना है गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा, नारियल का रहेगा केरल और आम का रहेगा महाराष्ट्र। याद रखना है। तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर स्पेस पॉलिसी पर नीतियों वाला पहला भारतीय राज्य है। तो याद रखें दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर स्पेस पॉलिसी पर नीतियों वाला पहला राज्य कौन सा है तो तमिलनाडु। भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन कहां से थे तो तमिलनाडु से। याद रखना है। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर, बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, यह विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बृहदेश्वर मंदिर को कितने टन ग्रेनाइट से बनाया या किस राजा के द्वारा बनवाया गया। तो जो सिर्फ एक 80 टन के ग्रेनाइट के टुकड़े से बनाया गया था। यह मंदिर राजराजा चोल के शासनकाल के दौरान सिर्फ 5 साल में बनाया गया था। याद रखें दोस्तों यह किसके शासनकाल में? राजराजा चोल के शासनकाल में बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। याद रखें यह विश्व का पहला ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर है, मतलब ग्रेनाइट द्वारा बनाया गया पहला मंदिर कौन सा है तो यही है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि राजराजा चोल के शासनकाल में बना था। दोस्तों तमिल शास्त्रीय भाषा दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तो तमिलनाडु की जो लोकल लैंग्वेज है तमिल भाषा, यह शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय भाषा है। इसके अलावा तमिलनाडु में मरीना बीच जो है, जो कि तमिलनाडु में है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के कोपाक बना बीच के बाद दुनिया में दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है। तो दोस्तों याद रखें कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है तो कोपाक बना बीच कहाँ है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और दूसरा कौन सा है तो मरीना बीच, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। याद रखना है। तमिलनाडु में स्थित कावेरी नदी द्रोणी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा किस नदी द्रोणी को? कावेरी नदी घाटी को। और वह भी कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों याद रखना है यह करंट से रिलेटेड ही फैक्ट्स हैं कि आपसे पूछा जाता है अगर कि अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु। आगे देखेंगे तमिलनाडु से जुड़े थोड़े से तथ्य और बचते हैं। तो तमिलनाडु भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य भी है, जहां की 47% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। याद रखना दोस्तों परसेंटेज ऑफ
पॉपुलेशन के साथ है यह। तमिलनाडु की सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता बन गई है। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता कंपनी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके भारत में चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। एशिया का पहला 5वीं पीढ़ी का वर्चुअल रियलिटी आधारित एडवांस्ड ड्राइवर ट्रेनिंग सिमुलेटर सेंटर चेन्नई के ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया सेंटर में लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, एशिया का पहला 5वीं पीढ़ी का वर्चुअल रियलिटी आधारित एडवांस्ड ड्राइवर ट्रेनिंग सिमुलेटर सेंटर है चेन्नई में। अब देखेंगे दोस्तों, तो एशिया का पहला 5वीं तो ये आपको बता ही दिया है, रिपीट हो गया है पॉइंट, उसके लिए सॉरी। चेन्नई में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, भारत का पहला केंद्र कहाँ, जिसमें आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन का प्रावधान होगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में। तमिलनाडु के सेलम जिले में थलाईवासल में एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंसेज खोला गया है। तो दोस्तों याद रखना है कि सबसे बड़ा कैटल पार्क कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु के सेलम में। इसका नाम क्या है? एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंसेज इसका नाम रखा गया है। तमिलनाडु के थोड़े से फैक्ट और नहीं है अब दोस्तों, तो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 30 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए नेशनल ऑयल इंडस्ट्री डे, बी नेशनल पेट्रोल इंडस्ट्री डे, सी नेशनल बिग इंडस्ट्री डे और डी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो दोस्तों याद रखें, 30 अगस्त को पूरे भारत में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है। अगर आपसे यही पूछा जाए कि इंटरनेशनल एमएसएमई डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ स्पेशली बता रहा हूँ, इंटरनेशनल एमएसएमई डे यह 27 जून को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से छोटे औद्योगिक व्यवसायों को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह छोटे पैमाने के व्यापार उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के आधार और कुटीर निर्माताओं में सर्वोत्तम गुणवत्ता लाभ का उत्पादन किया गया है। भारत सरकार ने 30 अगस्त 2000 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, कब? 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग का समर्थन करने के लिए एक नीति की घोषणा की और 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस या राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों याद रखें, कब से? 30 अगस्त सन 2000 से, मतलब यह 21 सालें हुई हैं अभी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शन है ए मीराबाई चानू, बी लवलीना, सी अवनी लेखरा और डी सुमित्रा चटर्जी। तो दोस्तों याद रखें, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल्स के फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों अवनी लेखरा पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। साथ ही याद रखें दोस्तों, उन्होंने कितने 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। तो विश्व रिकॉर्ड कितना था? 249.6 का, और इन्होंने भी 249.6 का विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। यह पैरालंपिक खेलों का नया रिकॉर्ड है। भारत ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक में 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक शामिल हैं। दोस्तों दीपा मलिक और भाविनाबेन पटेल के बाद अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी महिला है। तो दोस्तों याद रखें, दीपा मलिक ने कब? 2016 रियो पैरालंपिक में, तथा भावनाबेन पटेल ने इसी वर्ष रजत पदक जीतकर टोक्यो पैरालंपिक में भारत का खाता खोला था। तो अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला खिताब किसने दिलवाया, क्योंकि यह करंट से बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए भावनाबेन पटेल। अगर आपसे बोला जाए कि टोक्यो पैरालंपिक नहीं, ओवरऑल पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने दिलवाया, तो वह आएगा आपका अवनी लेखरा का। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि ऑल ओवर
पैरालंपिक में पहली महिला कौन थी जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता? तो वह थी दीपा मलिक, जब उन्होंने 2016 में पदक जीता था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत की कंपनी AFCONS ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी मालदीव और डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों याद रखें, भारत की कंपनी AFCONS ने हाल ही में मालदीव देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों भारत की कंपनी AFCONS ने हाल ही में मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के रूप में करार दिया गया है। GCMP मतलब ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चीन की सहायता से बनाए गए सिनामाले ब्रिज से भी बड़ी परियोजना है। तो सिनामाले ब्रिज किसकी सहायता से बनाया गया था? चीन की सहायता से। यह उससे भी बड़ा है जो कि AFCONS बनाने जा रही है। AFCONS की तरफ नजर डालेंगे दोस्तों, तो इसका मुख्यालय मुंबई में तथा स्थापना 1959 में हुई थी। दोस्तों अध्यक्ष शाहपुर पल्लौजी मिस्त्री हैं। याद रखना दोस्तों, कौन है इसके? शाहपुर पल्लौजी मिस्त्री AFCONS के अध्यक्ष हैं। और यह अगर देखा जाए तो इसकी पेरेंट कंपनी भी पल्लौजी ग्रुप ही है। नजर डालेंगे दोस्तों मालदीव की तरफ, तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह तथा राजधानी माले है। मुद्रा यहाँ की मालदीवियन रुपया। और आपको बता दें दोस्तों कि मालदीव क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे छोटा देश है। याद रखना दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए इसरो, बी DRDO, सी स्पेसएक्स और डी नासा। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडा और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है। दोस्तों एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है। यह एक दशक में नासा के लिए स्पेसएक्स का 23वां मिशन होगा। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रिसाइकिल किए गए फॉल्कन रॉकेट को आकाश में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों कौन से रॉकेट को लॉन्च किया गया है? फॉल्कन रॉकेट को, और यह रिसाइकिल करके किया गया है। नजर डालें स्पेसएक्स की तरफ, तो इसके संस्थापक एलॉन मस्क तथा स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। इसके CEO एलॉन मस्क ही है 2002 से, और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में है। दोस्तों याद रखें, इसकी स्थापना एलॉन मस्क ने कब की थी? 6 मई 2002 को, और इसका मुख्यालय भी वर्तमान में कैलिफोर्निया में है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से बाय ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी सांस्कृतिक मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय और डी आयुष मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने विज्ञान भवन में से बाय ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों केंद्रीय अनुसंधान मंत्रालय से केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में विज्ञान भवन से बाय ब्रेक ऐप लॉन्च किया। बाय ब्रेक ऐप के बाद कृषि भूमि में औषधीय पौधों की खेती, घरों में औषधीय पौधों का वितरण और आयुष प्रणाली पर स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों के संवेदीकरण जैसे 1 साल के अभियान शुरू किए गए हैं। तो दोस्तों यह पहल किसकी है? आयुष मंत्रालय की है। बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 132/3/11 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी गुजरात और डी केरल। तो दोस्तों याद रखें, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में त्रिपुरा राज्य में 132/3/11 किलोमीटर के मोहनपुर सब स्टेशन पर उद्घाटन किया है। दोस्तों केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में त्रिपुरा में नवनिर्मित 132/33/11 किलोवाट मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है।
जिस पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, किसने इसको निर्मित किया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यह निर्मित किया गया है। यह योजना पूर्वोत्तर के 6 लाभार्थी राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए पावर ग्रिड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। दोस्तों अब देखेंगे हम त्रिपुरा को, तो जैसे हम देख सकते हैं त्रिपुरा को कि यह बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। यहाँ से भी बांग्लादेश आप देख रहे होंगे, ये बांग्लादेश, पीछे से भी बांग्लादेश, यहाँ से भी बांग्लादेश। इसकी सीमाएं अगर देखो तो यहाँ पर मिजोरम और ये असम अकेले से इसकी सीमाएं लगती हैं। बाकी है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखते हैं अब दोस्तों इसकी डिटेल्स को। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य तथा मुख्यमंत्री बिप्लब देब हैं। पड़ोसी राज्य दोस्तों यहाँ के असम और मिजोरम आपको बताए। वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान तो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य और बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। दोस्तों यहाँ की नदियां देखें अगर हम आपको बताएं तो बुरीमा, गोमती, खोबाई, धलाई, मोहरी, फैनी, जूरी आदि यहाँ की नदियां हैं, जिनमें से दोस्तों फैनी नदी थोड़ी सी महत्व ज्यादा रखती है, क्योंकि मैत्री सेतु का निर्माण फैनी नदी पर किया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। करीब 2 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। तो भारत के किस शहर को? सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। किस नदी पर है? फैनी नदी पर। लेकिन दोस्तों यह और किस किस के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, याद रखना है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ए सांस्कृतिक मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और डी एनटीपीसी बोर्ड। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन को वेब संस्करण द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल डेयरी किसानों की सहायता के लिए है। इस पोर्टल पर डेयरी किसानों को डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता प्रदान करने के लिए वास्तविक समय की जानकारी दी गई है। दोस्तों वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों याद रखें, अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक के द्वारा आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।